चलो ध्यान से सुनो, इसके पहले तक हम लोगों ने क्या पढ़ना चालू किया था, आनुवांशिक, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो जो सीखा था हम बोल दे रहे हैं एक बार। देखो सबसे पहले हमने देखा था जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी कहते किसे हैं। वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विविधताओं का अध्ययन करना कहलाता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी कहते किसे हैं, वंशागति और विविधता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। वंशागति क्या है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को वंशागति कहते हैं। और दूसरा विविधता क्या है, जीवों में पाए जाने वाली असमानता को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या देखा था कि आनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने किस पर अध्ययन किया था, मटर के पौधे पर। पाइसम सटाइवम नाम था मटर का वैज्ञानिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनको पूरा अच्छे से डिटेल में, कहाँ के थे, क्या क्या कैसे किए, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा था कि जो मेंडल थे, ये मेंडल ने जीन शब्द नहीं दिया था, कारक, जीन की जगह पे इन्होंने कारक दिया था। जीन ही हमारे किसी भी लक्षण का निर्धारण करते हैं। जीन वे होते हैं जो हमारे लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जीन किसे कहते हैं, डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, खंड। क्रोमोसोम में डीएनए, और डीएनए में जो खंड होते हैं छोटे छोटे, वही कहलाते हैं क्या, जीन। जीन जो हमारे लक्षणों का निर्धारण, लक्षण क्या हैं, जो हमें जीन की अभिव्यक्ति क्या कहलाता है, लक्षण। जीन का अभिव्यक्ति लक्षण, यहाँ तक आपको बता दिए थे, ठीक। इसके बाद हम लोग ये देख लिए थे कि मेंडल ने 7 प्रकार के, कितना, 7 गुणों का अध्ययन किया। और 7 गुण उन्होंने जो भी लिया, ब्लड ग्रुप में आपको बताएंगे, घबराओ मत, आगे मिलेगा। ब्लड ग्रुप में उनका फेल हो जाएगा, अपवाद है वो ना, क्योंकि वे जो भी लिए थे उनके 2 ही लक्षण प्रकट हो रहे थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और 7 प्रकार के लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था। सबसे पहले लिया था पौधे की लंबाई, या तो लंबा या तो बौना। फिर पौधे में बीज का आकार ना, बीज की आकृति, फली का आकार, फली की आकृति, पुष्प का आकार, पुष्प की आकृति, ये आपने देखा था, 7 के 7, ठीक। अब हम लोग आज इसी से आगे देखना चालू कर रहे हैं भैया। अब हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से क्या है। देखिए उसी लक्षण से हम लोग फिर चालू कर रहे हैं आज की क्लास। क्या है लक्षण, एक तरफ है लक्षण यानी कुछ परिभाषाओं को हम देख ले रहे हैं जो ज़रूरी हैं। लक्षण, अगर आप परिभाषा समझ गए तो आपको क्या पता चल जाएगा, परिभाषा अगर आप ठीक से जान गए तो आप ये जान लो कि आपको जेनेटिक्स एकदम आसानी से आने लगेगा। आपने ये भी देख लिया था कि जीन को एक से दूसरे में डाल करके हरगोविंद खुराना ने क्या कर दिया, माने एक नया क्रांति ला दिया क्षेत्र, माने किसके क्षेत्र में, जैसे सब्जी है, ये लौकी का जीन निकाल करके करेला में डाल दिया तो उसकी क्या हो गई, लंबाई बढ़ गई, ठीक। और टी.एच. मॉर्गन आधुनिक आनुवांशिक के जनक हैं न। अगर ये भी बता दिए थे, अगर मेंडल से पहले मेंडल के नियमों को अगर कौन पढ़ लिया होता, डार्विन, तो शायद आज हम लोग आनुवांशिक के पिता किसको देखते, डार्विन। लेकिन डार्विन पढ़ा नहीं, जिस वजह से उसने उतना अच्छे से दे नहीं पाया अपना थियरी। मेंडल ज़्यादा लेकिन मेंडल लगातार 7 वर्षों तक मेहनत भी किए थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लक्षण में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रभावी एलील, प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी एलील और क्या, अप्रभावी एलील, अप्रभावी एलील ना, एलील, प्रभावी एलील और क्या, अप्रभावी। लक्षण में आप लोगों ने लिया था पहले ही 7 लक्षण है, हम एक को लेकर आपको बताते जा रहे हैं। कुल कितने लक्षण हैं, 7, उसमें से हम आपको केवल एक लेकर के बता दे रहे हैं। पौधे की लंबाई पहला ही ले रहे हैं, पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई, ठीक, लंबाई। अब पौधे की लंबाई इसमें आता था प्रभावी में कैपिटल T यानी लंबा, शुद्ध लंबा, और यहाँ स्मॉल t माने क्या, बौना, शुद्ध बौना, ठीक। ये युग्मक हैं, ये भी आपको बता दिए थे, अगर अकेले आया तो आप समझ जाइएगा क्या है ये युग्मक, ठीक। अब ये देखिए लंबा है, ये बौना है,
ये प्रभावी एलील होगा और ये अप्रभावी। ये क्या कहलाएगा? प्रभावी एलील। और ये प्रभावी और अप्रभावी क्यों कहलाता है? अगर हम इसी को लिखना चाहें तो देखो टी टी इधर लिख रहे हैं, टी टी 3 प्रकार हो सकता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से सुनना ये तीनों का मतलब। यदि किसी एलील के दोनों ही लक्षण एक जैसे हों तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी। यदि किसी एलील के दोनों ही लक्षण एक जैसे हों तो उसे हम कहते हैं समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस। ये देखो ये दोनों ये क्या कहलाएंगे? समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी अंग्रेजी में कहेंगे तो इसको कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस। और अगर किसी एलील के दोनों ही युग्मक अलग अलग हों तो उसे विषमयुग्मजी। देखो जैसे यहाँ देखो टी टी दोनों एक जैसे, टी टी दोनों एक जैसे, जबकि यहाँ एक कैसा है? लंबा और एक बौना, तो इसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी। क्या कहेंगे? विषमयुग्मजी या अंग्रेजी में हेट्रोजाइगस। ठीक, अब यहीं से परिभाषा बन जाएगा किसका? हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। ये दोनों ये है शुद्ध लंबा। कैसा है? शुद्ध लंबा। और ये वाला है शुद्ध बौना। और नीचे वाला अशुद्ध लंबा। यानी देखो अगर ध्यान से तो प्रभावी एलील वे एलील होते हैं जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। यानी F1 पीढ़ी क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दर्शाते हैं तथा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में ही दिखते हैं। देखो लंबा पौधा यहाँ भी दिख गया, लंबा पौधा यहाँ भी। देखो ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ F1 पीढ़ी यही है, मान लो अभी F1 पीढ़ी हम लोग लिखेंगे तो जो ऐसे एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दर्शाते हैं, F1 पीढ़ी बार बार बोल रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जब केवल एक ही लक्षण को लेकर के किसी के गुणों का अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं F1 पीढ़ी। और अगर किसी के 2 लक्षणों को लेकर उसके गुणों का अध्ययन किया जाए तो उसे कहेंगे F2 पीढ़ी। जैसे हम लोग पीला मटर लेंगे, हरा मटर लेंगे, लंबा लेंगे, गोल लेंगे, 4 कंडीशन हो गया ना। और यहाँ केवल लंबा और बौना ले रहे हैं तो केवल एक आगे मिलेगा, आप घबराओ मत। तो अगर F1 पीढ़ी में न अपने प्रभाव को दर्शाता हो कोई भी एलील, अगर F1 पीढ़ी में प्रभावी हो तो उसे कहते हैं प्रभावी एलील। जो प्रभावी एलील होते हैं वे समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों में ही अपने प्रभाव को दिखाते हैं। देखो यहाँ लंबा आया, यहाँ भी लंबा है, ये समयुग्मजी है और ये देखो दोनों में ही दिखा रहा है। कौन? ये दोनों ही एलील ऐसे हैं जो दोनों में अपने प्रभाव को दिखा रहा है, वही कहलाता है प्रभावी। प्रभावी एलील वह एलील होता है जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को दर्शाता है तथा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों ही स्थितियों में अपने प्रभाव को रखता है। जबकि अप्रभावी एलील वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को नहीं दर्शाता, जबकि केवल और केवल समयुग्मजी में ही अपने गुणों को रखता है। देखो यहाँ विषम में आया तो यानी विषम में नहीं आया। तो अब यहाँ से ये परिभाषा बनेगा कि समयुग्मजी किसे कहेंगे, विषमयुग्मजी किसे कहेंगे। तो समयुग्मजी किसे कहेंगे? समयुग्मजी यदि दोनों एलील एक समान हो। देखो यदि दोनों एलील वही लिखे हैं, यहाँ भी टीटी यहाँ भी टीटी, तो इसी को क्या कहते हो? यदि दोनों एलील एक जैसे हों, यदि दोनों एलील
क्या हो, एलील एक समान हो या एक जैसे हो, एक समान हो, समान हो, तो उसे समयुग्मजी कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। एक समान का मतलब क्या है, या तो टीटी या तो टीटी या तो लंबा, यानी यहाँ शुद्ध लंबा, और या तो बौना। देखो यहाँ दूसरा कोई है नहीं, तो यानी यदि दोनों एलील एक जैसे हों या एक समान हों तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी। क्या कहेंगे, सम। तो समयुग्मजी का परिभाषा आप दे लोगे, यदि दोनों ही एलील एक समान हों तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं ना। यही लिखवाए भी हैं आपको, यदि किसी जीव में किसी लक्षण के दोनों एलील एक समान हों तो वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, समयुग्मजी। यदि न तो यानी दोनों ही एलील, यदि किसी जीव में दोनों एलील एक जैसे हों या एक समान हों तो वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, समयुग्मजी। आप ऐसे भी चाहो तो ये वैसे भी परिभाषा लिख सकते हो, ये आसान परिभाषा है। यदि किसी जीव के दोनों एलील दोनों ही स्थितियों में एक जैसे लक्षण को प्रदर्शित करें तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एलील उस जीव के लिए समयुग्मजी कहलाते हैं। परिभाषा ज़्यादा डीप नहीं देखना है, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट देखो, यदि दोनों एलील एक समान हो तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। यदि किसी जीव में दोनों एलील एक जैसे या एक समान हों तो ऐसे जीव को उस लक्षण के लिए क्या कहते हैं, समयुग्मजी। फिर से बोलें, यदि किसी जीव में न दोनों एलील एक समान हों तो वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, समयुग्मजी। उल्टा इसका दे लोगे, यदि दोनों एलील यदि किसी जीव में दोनों एलील अलग अलग हों, असमान हों, तो ऐसी स्थिति में वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, विषमयुग्मजी कहलाता है। विषमयुग्मजी में आ जाएगा कौन, टीटी। टी देखो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों अलग। तो यहाँ लिख दें हम विषमयुग्मजी। देखो विषमयुग्मजी, विषमयुग्मजी, हाँ, यदि किसी जीव के लिए, यदि किसी जीव के लिए दोनों एलील क्या हों, अलग अलग हों। अलग हम लिख दिए हैं, अलग के पावर 2 लिख दे रहे हैं, माने अलग अलग हों, अलग अलग हो, अलग स्क्वायर माने अलग अलग हों, तो वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाता है, विषमयुग्मजी कहलाता है, विषमयुग्मजी कहलाता है, युग्मजी कहलाता है। जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी कहलाता है। यहाँ देखो आप कंफ्यूज मत होना, पहले कैपिटल टी ही लिखेंगे बाद में स्मॉल टी ना। अब गणित मत लगाने लगना कि स्मॉल टी तब कैपिटल टी, ठीक। तो यहाँ कैपिटल टी बाद में स्मॉल टी, ठीक। ये है दोनों परिभाषा। यहाँ भी आप चाहो तो ऐसे ही दिख सकते हो, क्या कर लेगा। यहाँ भी एक जैसा परिभाषा है कि अगर समयुग्मजी यानी यदि किसी जीव के लिए दोनों एलील एक समान हों तो वह जीव उस लक्षण के लिए क्या कहलाएगा, विषमयुग्मजी। और यहाँ वही लिख देंगे सम। अगर आप इतना बड़ा न देना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यदि दोनों एलील एक समान हो तो उस जीव का क्या कहते हैं, समयुग्मजी। जबकि अगर दोनों एलील एक जैसे न हो तो उसे हम क्या कहते हैं। और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो ये परिभाषा लिख सकते हो, समयुग्मजी विषमयुग्मजी में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। नहीं, अब बता लोगे परिभाषा। यदि किसी जीव के लिए दोनों एलील एक समान हो तो वह जीव उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है, ठीक।
अब सम युग्मजी माने कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये सम युग्मजी हो जाएगा। अब अगर सम युग्मजी और विषम युग्मजी जान गए, आप पहचान गए, तो फिर आपको प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उतारो, तब हम लोग देखते हैं प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। चलो हो गया। देखो अब ये हो गया लड़के। अब सम युग्मजी समझ गए, विषम युग्मजी। अब हम लोगों को देखना है प्रभावी एलील किसे कहते हैं और अप्रभावी एलील। तो देखो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रभावी और अप्रभावी दोनों के विषय में। प्रभावी एलील और फिर अप्रभावी। अगर आप ये सम युग्मजी और विषम युग्मजी समझ गए तो प्रभावी एलील कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। क्या? प्रभावी एलील, प्रभावी एलील। देखो अब प्रभावी एलील का परिभाषा आप कैसे देंगे? वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने गुणों को प्रकट करता है न, वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने गुणों को क्या कर देता है? प्रकट करता है न, प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो लिखेंगे कैसे? वह एलील जो जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, पीढ़ी में प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ प्रकट होता है। तथा अब देखो, तथा सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों में प्रभाव अपना दिखाता है। यहाँ देखो लंबा, यहाँ भी लंबा, तो सम युग्मजी में भी लंबा है और विषम युग्मजी में भी लंबा है। शुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, लंबा की बात कर रहे हैं। तो वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने गुणों को प्रकट करता है, F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, तथा न सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही अवस्थाओं में होता है ना। तो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है तथा दोनों ही अवस्थाओं में, तथा दोनों ही अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करता है। दोनों ही अवस्था मतलब सम युग्मजी और विषम युग्मजी, दोनों ही अवस्था यानी सम युग्मजी और ब्रैकेट में लिख देना विषम युग्मजी। सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही अवस्थाओं में अपने प्रभाव को प्रकट करता है। प्रभाव को क्या करता है? प्रकट करता है। प्रभाव को प्रकट करता है। क्या कहलाता है? प्रभावी एलील। तो प्रभावी एलील की परिभाषा आप बताओगे। वह एलील जो F1 पीढ़ी बार बार आ रहा है और मेंडल इसी पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे। अभी आगे हम लोग F1 पीढ़ी के विषय में बहुत अच्छे समझेंगे। जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप का मतलब किसी चीज़ के अंदर से देख लेना। जीन को, आप जीन को देख पाते हो क्या? नहीं, DNA के अंदर है, उसको देख नहीं पाते। जिसको आप देख न पाओ, अंदर से देखो ना, किसी तरीके से देखो, तो है जीनोटाइप। और फिनोटाइप माने किसी चीज़ के बाहर से देख लेना। जैसे लंबाई है, अब मटर का पौधा लंबा है कि बौना है कि मीडियम है, देख लोगे कि नहीं बाहर से। तो जो बाहर से दिख जाए वो कहलाएगा क्या? फिनोटाइप। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको समझ लो, फिर F1 पीढ़ी क्या होता है उसको समझ लो ना। संकर देख लो, एक संकर संकरण क्या है, दो संकर संकरण, तब मेंडल को पढ़ेंगे तो F1 पीढ़ी खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो पहले प्रभावी एलील किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावी एलील वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करता है। वह एलील जो F1, इतना लिख दोगे तब भी सही है, थोड़ा सा और डीप पूछ ले तो इसीलिए डीप से बता दिए। वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करता है, प्रभावी एलील कहलाता है। यहाँ देखो, यहाँ बनाए हैं, ये प्रभावी है और ये है लिखा। तो बताओ टी, देखो यहाँ भी प्रभाव अपना दिखाया, लंबा बना, देखो यहाँ भी लंबा बना। और ये देखो ये टी है, यहाँ बौना तो मान लो इसको छोड़ दो, यहाँ भी देखो लंबा और बौना दोनों है, लेकिन आ कौन रहा है? लंबा। तो देखो यहाँ भी लंबा, यहाँ भी लंबा, ये है क्या? प्रभावी। तो वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रभाव को प्रकट करता है तथा दोनों ही अवस्था में, यानी सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही अवस्थाओं में
अपने प्रभाव को प्रकट करता है। यहाँ देखो, यहाँ भी लंबा आया, यहाँ भी लंबा आया, दोनों स्थितियों में अपने प्रभाव को प्रकट किया। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे तथा दोनों ही अवस्थाओं में अपने प्रभाव को प्रकट करता है, प्रभावी एलील कहलाता है। तो प्रभावी एलील वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट करता है तथा दोनों ही स्थितियों में, यानी समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही स्थितियों में अपने प्रभाव को प्रकट करता है, प्रभावी एलील कहलाता है। अप्रभावी का उल्टा कर देंगे, वह एलील जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रकट नहीं करता, यहाँ नहीं लिख देंगे, तथा दोनों ही स्थितियों में अपने, दोनों स्थिति हटा देंगे, तथा केवल और केवल, देखो बौना पौधा है अप्रभावी, तो केवल कितनी जगह अप्रभावी आ रहा है, एक, और कहाँ, तो केवल समयुग्मजी में ही अपने प्रभाव को प्रकट करता है, क्या कहलाता है, अप्रभावी एलील। केवल कहाँ, समयुग्मजी में ही अपने प्रभाव को प्रकट करता है, क्या कहलाता है, विषम युग्मजी। क्या कहलाएगा, अप्रभावी एलील। क्या कहलाएगा, अप्रभावी। तो लिखेंगे कैसे अप्रभावी एलील, वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रभाव को प्रकट नहीं करता तथा केवल समयुग्मजी में ही अपने प्रभाव को प्रकट करता है, क्या कहलाता है, अप्रभावी एलील कहलाता है। लिख लोगे, क्लियर। इसको उतारो, हम लिख दें क्या, अप्रभावी एलील को लिख दे रहे हैं। देखो अप्रभावी एलील, अप्रभावी एलील, अप्रभावी एलील वह एलील जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता तथा केवल समयुग्मजी अवस्था में अपने प्रभाव को प्रकट करता है, प्रभाव को प्रकट करता है, अप्रभावी एलील कहलाता है, एलील कहलाता है। अगर अब नहीं आया भैया तो फिर नहीं आएगा, एलील कहलाता है। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। इसका मतलब इसमें कौन आ जाएगा, टी यही, और इसमें दोनों आ जाएंगे, कैपिटल टी और टी और, हाँ। तो यहाँ हम लिखना चाहें इसमें एग्जाम्पल तो ऐसे लिख सकते हो, टी और यहाँ टी, यहाँ लिखेंगे शुद्ध लंबा, यहाँ लिखेंगे अशुद्ध लंबा। ठीक, ये था प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। इसको उतार लो। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है कि F1 पीढ़ी क्या है और ये प्रभाव माने जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप। इतना उतारो, तब जल्दी उतारो, जाना है पेपर, जाओ। ठीक है, प्रभावी एलील हो गया, अप्रभावी एलील हो गया, समयुग्मजी हो गया, विषम युग्मजी। अब हम लोगों को देखना है जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप और फिनोटाइप देखो, माने किसी एलील के अंदर माने बाहर से दिखने वाले लक्षण फिनोटाइप और अंदर से दिखने वाले जीनोटाइप, यानी जीन की व्यवस्था किस तरीके से है, तो उसको देखने के लिए हमको किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। यानी जीन तो आप जानते ही हो, जीन डीएनए का एक खंड होता है, तो यानी अगर हम अंदर से देखना चाहें तो कहलाएगा जीनोटाइप ना, या जीन प्रारूप। और अगर हम बाहर से देखेंगे तो फिनोटाइप, क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है पहले ये समझो, इसी के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ देखो, अगर आप बाहर से देखो, लंबा शुद्ध अशुद्ध छोड़ो, केवल ये देखो लंबा लंबा,
तो लंबा लंबा कितने होंगे, यानी लंबा यहाँ कितना होगा, देखो लंबा लंबा और यहाँ बौना, लंबा और बौना, तो लंबा और बौना, लंबा कितना होगा बताओ तो, लंबा 1 2 यानी 2 और बौना 1, बौना 1। देखो यही कहलाएगा क्या, फिनोटाइप। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी आपने क्या किया, देख लिया, कहाँ से, बाहर से। अब ये शुद्ध है या अशुद्ध है उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर बाहर से आपने देखा कि 2 लंबे थे, तो आप जैसे देखो मटर का पौधा ऐसे लगा है, तो 3 पौधे हैं खड़े, 2 को आपने देखा लंबा, 1 को देखा नाटा, तो आप बोल दोगे लंबा वाला कितने हैं, 2 और नाटा वाला 1, यानी आपने कहाँ से देखा, दूर से देख के बता दिया। तो यही कहलाता है फिनोटाइप, यानी बाहर से लक्षणों का निर्धारण करना फिनोटाइप और अंदर से कर देना जीनोटाइप। अब देखो शुद्ध, अगर हमको ये भी देखना हो कि शुद्ध है अशुद्ध है कैसा है, तब देखो क्या हो जाएगा, यानी शुद्ध न, तो शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना और अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा ही आएगा, अशुद्ध बौना नहीं आएगा। अशुद्ध बौना क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रभाविता का नियम अभी आपको पढ़ाए हैं। अगर अशुद्ध बौना ये आया, टी आया, तब भी कैपिटल टी ही प्रभावी होगा। क्यों, कैपिटल टी प्रभावी। तो प्रभाविता का नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जीन प्रभावी होता है उसी को हम कहते हैं, अभी आपने देखा था कि F1 पीढ़ी में जो अपने गुणों को प्रकट करता है तो यानी प्रभावी कहलाता है। तो यानी टी आएगा ना, तो अशुद्ध बौना नहीं आएगा, हमेशा अशुद्ध लंबा ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रभावी कौन है, टी। तो यहाँ पर अशुद्ध लंबा। अब बताओ अशुद्ध शुद्ध लंबा कितने हैं, शुद्ध लंबा 1, कितना 1, शुद्ध बौना 1, अशुद्ध लंबा, यही कहलाता है क्या, जीनोटाइप। यही कहलाता है जीनोटाइप। क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। लेकिन ये हम इसके लिए बताए हैं, इस एलील के लिए, अभी F1 पीढ़ी के लिए नहीं है। F1 पीढ़ी के लिए प्रश्न आपके यहाँ पूछता है, ठीक। तो ये जीनोटाइप है। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। किसी के गुणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण कहाँ से करना, बाहर से कर देना। बाहर से लक्षणों को देखकर बता देना, फिनोटाइप। अंदर से देख करके लक्षणों को बताना, जीनोटाइप। आप ये क्रॉस नहीं कराए होते तो आपको पता चलता नहीं, केवल इतना बता सकते थे मटर का पौधा अगर होता तो अगर आपके उसके जीन की व्यवस्था को नहीं देखते तो आप ऊपर से केवल यही बता सकते थे कि लंबा है कि बौना। लेकिन पता चला, आप सोचो माइक्रोस्कोप ले लो, पूरी व्यवस्था ले लो और तब देखो कि इसमें किसके किसके गुण आए हैं, माता पिता के। ये मान लो इसको मान रहे हो प्रभावी माता, इसको पिता, फिर इसका क्रॉस करा रहे हो। मान लो ये है क्या, ये स्पर्म है, ये ओवम है, फिर टकराया स्पर्म और ओवम में किसका गुण ज़्यादा आया है। तो ये देखोगे तो देखने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता पड़ेगी, तब वो कहलाएगा जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप का मतलब बाहर से लक्षणों को देखकर बता देना, फिनोटाइप। जबकि आंतरिक लक्षणों का निर्धारण करना, जीनोटाइप। तो बाहर से देख के बताना फिनोटाइप, अंदर से देख के बताना जीनोटाइप। फिनोटाइप जीनोटाइप समझ में आया, लिखो, उतारो तब, ठीक। चलो अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखो लिख दे रहे हैं परिभाषा। 3-4 परिभाषा आपने देख लिया, यही देख लो फिनोटाइप और जीनोटाइप ना। फिनोटाइप क्या है, देखो यहाँ दिखेगा, फिनोटाइप ना, ऐसे लिखेंगे फिनोटाइप यानी बाहर से देखकर जिसे समझा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, यानी बाहर से देखकर किसी लक्षण को बता देना, माने उसके लक्षण को लंबा है बौना है देख लेना बाहर से। बाहर से देखकर समझ जाना, बाहर से देखकर जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके,
समझा जा सके क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। जैसे अगर हम यहाँ ऐसे लिख दें, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टी, तो यहाँ क्या होगा? ये लंबा। अगर हम यहाँ लिख दें टी तब भी लंबा। अब आप यहाँ शुद्ध अशुद्ध से मतलब नहीं है, टी ये क्या हो जाएगा? बौना। यानी आप बाहर से देख ले रहे हो। लेकिन अगर जीन की व्यवस्था हम पूछना चालू करें, इसमें कौन कौन एकदम अच्छे शुद्ध होगा, कौन कौन एकदम शुद्ध बौना होगा, कौन कौन इसमें अशुद्ध लंबा होगा, तो आप एकदम फिर आपको क्या करना पड़ेगा? खूब अच्छे से इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तब वही कहलाएगा क्या? जीनोटाइप। यानी जीन की व्यवस्था को देखकर बताना ना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप किसे लिखेंगे? जीनोटाइप माने जीन की व्यवस्था को, जीनोटाइप, जिसे बाहर से देखकर समझा न जा सके, यही लिख दो, जिसे बाहर से देखकर समझा न जा सके, देखकर समझा न जा सके। देखो इसका मतलब क्या समझ लो, जैसे अगर हम इसको हटा दें, केवल यहाँ ये तीनों हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, ये, और अशुद्ध शुद्ध न लिखें, केवल लंबा लंबा बौना लिखें, और आपसे पूछें, जैसे देखो, जैसे हम ये लिख दें लंबा बौना लंबा, लंबा बौना लंबा। अब आपसे हम पूछें कि इसमें कौन शुद्ध लंबा है, कौन शुद्ध बौना है, कौन बौना है अशुद्ध लंबा है। यहाँ तो मान लो ये तो बता लोगे कि बौना में ही शुद्ध बौना ही आता है। इन दोनों में कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है बता पाओगे? नहीं। यहाँ किसको देखना पड़ेगा? इनके जीन को। तो इनके जीन को देख के बता पाओगे, इसीलिए कहलाएंगे क्या? जीनोटाइप। क्या कहलाएंगे? तो जिसे बाहर से देखकर न समझा जा सके, अर्थात जीन की व्यवस्था को देखकर समझा जा सके, उसी को हम कहते हैं जीनो। जिसको बाहर से देखकर समझा न जा सके, जीन की व्यवस्था को, अरेंजमेंट को देखकर बताया जा सके, वही कहलाता है जीनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया? अब क्लियर? अब आपको दिक्कत नहीं होगी ना। चलो देखो, अब संकरण किसे कहते हैं? क्या? संकरण। संकरण संकरण हाइब्रिडाइजेशन, 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 ठीक। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए संकरण किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के जीव या दो समान प्रजातियों, समान प्रजाति, जैसे दो समान प्रजातियों के बीच या एक ही प्रकार के जीव का आपस में निषेचन कराना ही संकरण का। जैसे घोड़ा और घोड़ा आप जानते हैं, खच्चर, खच्चर भी जानते हैं, घोड़ा से थोड़ा सा अलग होता है। अरे खच्चर जो घोड़ा की तरह नहीं होता, घोड़ा से छोटा होता है। सील उल ढोवत कमो कमो बाबा आवत ले के गाँव में ना, वो खच्चर है। तो हाँ, गधा नहीं, गधा से थोड़ा सा अलग होता है, घोड़े की तरह होता है, गधा थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो खच्चर और है, देखो ये खच्चर और घोड़ा एक ही प्रजाति के हैं। खच्चर और घोड़ा क्या है? एक ही। तो एक ही प्रजाति या एक जैसे जीव में आपस में निषेचन, ओवम और क्या स्पर्म ले करके निषेचन करा देना संकरण कहलाता है। ये नहीं कि गाय का निषेचन कुत्ते से करा दो, तो गाय का निषेचन कुत्ते से नहीं होगा। निषेचन एक ही प्रकार के जीव, एक ही प्रकार के जातियों, या फिर एक ही प्रकार के जात, या फिर निकट संबंधी। निकट संबंधी मतलब जो एकदम नज़दीक दिखते हो उसी टाइप के। जैसे खच्चर और घोड़ा एक ही प्रकार के संबंधी हैं, एक ही प्रकार के क्या हैं, तो वहाँ के निषेचन को ही हम संकरण कहते हैं ना। यानी एक ही प्रकार का जाति में करा लो, एक ही प्रकार की जाति को तो आप देखते हैं। या फिर निकट संबंधी जातियों में निषेचन कराना ही। निकट संबंधी बहुत अच्छे से समझ लो, निकट संबंधी माने एक जैसा दिखने वाले, लेकिन हो नहीं वो। घोड़ा और खच्चर दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन घोड़ा और खच्चर में बहुत बड़ा अंतर है।
घोड़ा जितना स्पीड दौड़ लेगा खच्चर उतना स्पीड नहीं दौड़ पाएगा। खच्चर को आप देखते होंगे कभी कभी घोड़ा भी, खच्चर ज़्यादातर आपको ईंट ढोते मिलेगा, ईंट ढोते हुए मिलेगा न। और हाँ, और आप चले जाएंगे यहाँ जहाँ कालीन नगरी है, यहाँ क्या कहते, हाँ अरे ये भदोही, तो भदोही में आप जाओगे ना तो आपको खूब देखने को मिलेंगे खच्चर न। तो बिल्ली का प्रजाति एक और है, बिल्ली के जैसा थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो बिल्ला नहीं है, हाँ, बिल्ली से थोड़ा सा बड़ा होता है न। तो उसे, हाँ उसे हम लोग अगर वहाँ भी क्रॉस करा लें तो एक प्रजाति वे भी हैं। तो एक जैसे जातियों या एक ही प्रजाति के जातियों का, निकट संबंधी जातियों का आपस में निषेचन कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। तो देखो, यानी जब एक ही प्रकार के प्रजाति, जब एक ही प्रकार के प्रजाति या, हाँ प्रजाति या निकट संबंधी जातियों का, हाँ जातियों का आपस में निषेचन कराया जाता है। जातियों का आपस में निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराया जाता है तो उसे संकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब एक ही प्रजाति के जाति का मतलब समझ गए ना। या निकट संबंधी, बहुत ध्यान से देखना, निकट संबंधी यानी बिल्ली का अगर कराना है तो बिल्ली जैसा जो दिखे उसके साथ उसका निषेचन न। बिल्ली का चूहे के साथ नहीं कराना है, सियार बिल्ली नहीं मिलेगा, सियाल जो है वो कुत्ते की तरह दिखेगा। ठीक, अब ये है क्या? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। और संकरण भी दो प्रकार का, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एक संकर क्रॉस, तो पहले एक संकर क्रॉस समझ लो। एक संकर क्रॉस या एक संकर ऐसे लिखते हैं, एक संकर क्रॉस। ये रहेगा कि छोटा बड़ा जो भी रहेगा न, एक संकर क्रॉस। जब क्या करेंगे? केवल F1 पीढ़ी में, किसमें? हाँ F1 पीढ़ी या एक ही प्रकार के, ठीक, वंशागति यानी एक ही पीढ़ी का हम अध्ययन करेंगे। किसमें? हाँ एक ही लक्षण, माने एक ही लक्षण को लेकर के, जैसे या तो लंबाई को लो या तो रंग को लो। जब एक लक्षणों को लेकर के गुणों का निर्धारण करना होता है तो उसी को कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक संकर यानी या तो हम लंबाई ले लेंगे या तो हम रंग ले लेंगे। तो लंबाई को लेकर देखेंगे केवल लंबाई, और अगर रंग को लेंगे तो केवल रंग। अगर लंबाई और रंग दोनों ले लिए तो उसे हम कहेंगे द्विसंकर। ठीक, तो यानी एक संकर क्रॉस क्या कहलाएगा? जब, बोलो देखो, संकरण के दौरान केवल एक ही, हाँ संकरण के दौरान केवल एक, हाँ संकरण के दौरान केवल एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन, एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन एक संकर संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण कहलाता है। ये मतलब समझो, अभी हम बता रहे हैं, देखो अब इसको हम ये उतारो इतना, यहाँ लिख के इसको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि माने क्या है। यहाँ जो लिखे हैं कि वंशागति, एक ही लक्षण का वंशागति, यानी एक ही लक्षण को ऐसे टिक करो और इसी को हम बताना चालू करें, उतारो जल्दी तब। ठीक, देखो यहाँ देखो, यानी मान लो ये P1 पीढ़ी है,
कौन, P1। P1 पीढ़ी मान लो या इसी को मान लो जनक। जनक। अब हम केवल और केवल लंबाई को ध्यान दे रहे हैं, किसको, तो TT और क्या TT ले लिए, लंबा लंबा बौना बौना, यानी हम केवल एक ही लक्षण, यानी एक ही लक्षण, या तो लंबा या तो बौना, दो लक्षणों को नहीं, लंबा बौना नहीं, एक ही लक्षण को लेकर के ना, यही तो लिखा है एक संकर क्रॉस में, यानी एक ही लक्षण के गुणों का अध्ययन करना ना। जब हम एक ही लक्षण के गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। तो यहाँ या तो लंबा लिए हैं या तो बौना, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना। देखो ये अभी हम इसको बना रहे हैं, ये T और ये T, इधर ये T स्मॉल t और इधर स्मॉल t। अभी ये क्या कहलाएगा बोलो, ये युग्मक कहलाएगा। याद करो, युग्मक न जाइगोट, जाइगोट नहीं कहेंगे इसको, युग्मनज को जाइगोट कहते हैं, गैमेट कहते हैं। क्या कहेंगे, गैमेट। ये गैमेट्स हैं, युग्मक हैं। अब इसका देखो क्रॉस कराओ, ये T, ये मान लो कोई भी है, मान लो ये क्या है, ये जनक है और ये जननी, कुछ भी मान लो, माता। अब यहाँ ये ओवम है, ये स्पर्म, ऐसे ही समझो, बस अभी क्रॉस करा है। देखो T T, ठीक, फिर ये T और ये T T, ये इसके साथ T T, ये यहाँ ये वाला ये T T, ठीक। अभी ये जनक पीढ़ी था और ये जो बना ये कहलाता है कौन सा पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, यही कहलाएगा कौन सा पीढ़ी, F1 पीढ़ी में अगर आप ध्यान से देखो तो सबके सब लंबे हुए हैं, सब लंबा, लेकिन अशुद्ध हुआ। कैसा, अशुद्ध। सबके सब लंबे हुए और सबके सब अशुद्ध हुए। अगर इसी को हम F1 पीढ़ी को फिर से क्रॉस करा दें, यानी मेंडल ने इसको लिया, एक शुद्ध लिया, एक क्या लिया, लंबा लिया, एक बौना लिया, शुद्ध शुद्ध लिया, क्रॉस कराया, जो पहली पीढ़ी आई, यानी एक बार बड़ा वाला लिया और छोटा वाला, माने शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, और खेत में लगा दिया। जो आया अब इसको लिया, अब इनको लिया और इनका क्रॉस कराया, तो जो पीढ़ी आएगा F1 पीढ़ी के बाद, अरे आप लोगों के दादा, दादा के बाद पिता, पिता, अब जैसे दादा थे, मान लो दादा जनक थे, तो आपके पिता उनके F1 पीढ़ी हुए, आप उनके F2 पीढ़ी हैं। तो F1 पीढ़ी से कौन उत्पन्न होगा, F2 पीढ़ी, यानी आपके पिता से आप, तो आप F2 पीढ़ी हुए। तो F2 पीढ़ी में क्या बनेगा, यानी ये हैं आप, ये मान लो अब कोई स्त्री होगी जिसका ये है ओवम। अब यहाँ से देखो T और T, ये इधर भी T और T, क्योंकि हम किसकी ले रहे हैं यहाँ। अब ये बन, ये अब इसका पहले ये तो जनक है, ये जनक है, F1 पीढ़ी का जनक है। किस पीढ़ी का, अब आप भी तो जनक होंगे कभी न कभी। अब अरे आपके पिता हैं तो आप भी किसी के पिता होंगे, तो आप भी जनक हुए, तो ये जनक है। तो इस वाले में फिर क्रॉस कराएंगे, तो पहले हम लिखेंगे गैमेट, यहाँ T और यहाँ भी T, यहाँ T और यहाँ भी T। अब देखो, अब ये तो है क्या, युग्मक, यही युग्मक ही है, ठीक, गैमेट्स हैं, यानी ये गैमेट्स हैं, ठीक। अब इन गैमेट्स का फिर से हम क्रॉस करा देंगे, इन गैमेट का फिर क्या कराएंगे, क्रॉस। अब जब F1 पीढ़ी के आया अगला जनक, अगला पीढ़ी, तो ये वाले इस पीढ़ी से जो बनेंगे पौधे, ये देखो, ये T और T, फिर ये से ये T और T, फिर ये वाले, यहाँ मैथ मत लगाना, कैपिटल T स्मॉल t, फिर यहाँ T और T, T और T। देखो अब यहाँ जो बना भैया, यहाँ पर जो अब बने हैं, यहाँ ऐसे मत करो, नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि युग्मक और ये दोनों, युग्मक को हम किस में लिख रहे हैं, गोल में ना, युग्मक माने गोले में। और अगर हमको लिखना है जीव, तो जीव को हम कैपिटल ब्रैकेट में लगा रहे हैं, मानी बड़े ब्रैकेट में, तो बड़ा ब्रैकेट ही लगा दो, ठीक। ये जीव आया, क्या आ गया जीव।
अब बताओ, यहाँ आप ध्यान से बताना, यही प्रश्न बार बार पूछता है आपके यहाँ। बस ये कौन सी पीढ़ी हुई? F2 पीढ़ी हुई, यानी अब ये आपका पुत्र है, ये आपके दादा थे। अगर लिखना चाहो समझने के लिए तो ये है कौन? दादा, यानी जनक को मान लो दादा हैं, और ये दादा के बाद उनके लड़के पापा हुए, ये कौन हैं? पापा, और पापा से आप हुए, ये पुत्र हैं। ठीक, ऐसे समझो। और पुत्र के बाद जो आएंगे वो पुत्र के पुत्र होंगे। ठीक, ऐसे समझो। यहाँ तक आप अभी यहाँ तक के रिलेशन को आप जानते हो, दादा को, पापा को, पुत्र आप खुद ही हो, ये हो गया। अब यहाँ अरे नाती गधा तो है, नाती पोता वहाँ बताए दे वहाँ। अब बताओ, यहाँ अगर हम जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछें, यही प्रश्न पूछता है हर साल टिक करने को। यहाँ से बताओ जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले हम फिनोटाइप लिख रहे हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप बताओ। फिनोटाइप में लंबा और बौना, केवल यही लिखोगे, लंबा और बौना। तो लंबा कितना है और बौना कितना है? तो ये फिनोटाइप क्या होगा? 3:1। ये प्रश्न खूब पूछता है, आराम से बता ले रहे हो। लंबा लंबा लंबा, कई लंबा? तो 3 लंबा, तो लंबा 3 थी और बौना 3:1। अगर जीनोटाइप कह दे, क्या जीनोटाइप, तो जीनोटाइप में भैया ये बताओ। अब यहाँ शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, और क्या? बौना, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना, समझ गए? शुद्ध बौना। तो ये बताओ, शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना, अशुद्ध, शुद्ध, यानी शुद्ध को अशुद्ध कर दो, अशुद्ध। ठीक, अब बताओ, ये शुद्ध लंबा कितना है? 1, अशुद्ध बौना 2, अशुद्ध लंबा यानी 1 है, और ये दोनों 2 हैं, और ये 1। ये किसको देख के बता रहे हो? डायरेक्ट इसके जीन को देख करके। तो यही कहलाता है क्या? जीनोटाइप। क्या कहलाएगा? तो 1 2 1, अशुद्ध लंबा, हाँ बौना की जगह लंबा कर दो, अशुद्ध लंबा। आप लोग होशियार हो। अशुद्ध लंबा बताओ, 1 2 1। कहीं दिक्कत है? यही बार बार प्रश्न पूछता है। कहता है F2 पीढ़ी में यदि एक लक्षण को देख करके न निष्कर्ष निकाला जाए, F2 पीढ़ी में एक लक्षण माने केवल लंबा बौना, लंबा लंबा बौना, तो ऐसी स्थिति में F2 पीढ़ी का जो होगा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा? तो फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप अभी 1 संकर क्रॉस के लिए है। ये कितने के लिए? अभी 2 संकर क्रॉस जब देखेंगे तो मटर का रंग भी लेंगे और मटर की लंबाई भी लेंगे, लंबाई और रंग दोनों लेंगे, और वहाँ 16 कंडीशन बनेगा, और डिब्बा बनाना पड़ेगा बड़ा सा ना, हाँ बड़ा सा डिब्बा, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या है। यहाँ दिक्कत हो तो बोलो, किसी को दिक्कत नहीं? हाँ, अगर दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक, उतार लो।